दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे जाए, जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास स्ट्रगल क्या है, वर्ग संघर्ष, एलियनेशन का उनका कॉन्सेप्ट क्या था और सरप्लस वैल्यू से वो क्या समझते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म की भी एक अवधारणा मार्क्स हमारे समक्ष रखते हैं। ये क्या है? मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की कल्पना की। हम देखेंगे कि ये कम्युनिस्ट सोसाइटी दिखती कैसी है मार्क्स के अकॉर्डिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिज्म है उसे कम्युनिज्म फाइनली रिप्लेस कर देगा। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कम्युनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को फाइनली रिप्लेस कर देगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना यही हमारे इस वीडियो का लक्ष्य है, और ऐसा कर पाने में हम सक्षम तब होंगे जब हम मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझ पाएंगे। ओके, तो कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की शुरुआत करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप कहेंगे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। मार्क्स भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, और मार्क्स अपनी पूरी फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से करते हैं। बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब ये किस तरह की नीड्स हैं? अगर आप गौर से देखेंगे, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सारे के सारे मटेरियल नीड्स हैं। मार्क्स भी ये कहते हैं मटेरियल नीड्स, क्योंकि फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कोई आइडिया या कोई अवधारणा या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स कैसी हैं? मटेरियल है। वी हैव मटेरियल नीड्स। ओके, और हम अपने इन मटेरियल नीड्स को फुलफिल कैसे करेंगे? मार्क्स कहते हैं बाय मटेरियल प्रोडक्शन। हमें इन चीज़ों का उत्पादन करना होगा, इनका निर्माण करना होगा। अपने फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन सबों का हमें निर्माण करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। ओके, बाकी एनिमल्स की भी नीड्स होती हैं, उन्हें भी फूड और शेल्टर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो अपने इन नीड्स के लिए नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके, इनसे प्रोडक्ट्स बनाकर हम अपने मटेरियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, और चीज़ों का निर्माण करने की ये जो क्षमता है, ये जो एबिलिटी है, ये हम ह्यूमंस में यूनिक है। मार्क्स ऐसा कहते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ये हम ह्यूमन बीइंग में यूनिक एबिलिटी है। ओके, अब दूसरा प्रश्न यहाँ से उठता है कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। ओके, जब हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तभी हम जाकर चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने मटेरियल नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, ज़मीन। ज़मीन क्या है? एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ज़मीन के ऊपर ही हम अपने फूड को ग्रो कर पाएंगे, हम ऐसे प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे जिनसे हम बाद में क्लोथ्स बना सके, कपड़ों का निर्माण कर सके और अपने घरों का निर्माण कर सके। तो लैंड क्या है? वो एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक उत्पादन का माध्यम है, साधन है। ओके, अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है। मार्क्स कहते हैं कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है? ओके, किसके कंट्रोल में है ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन इन्हें ओन करता है? ओके, कौन इन्हें कंट्रोल करता है? मार्क्स कहते हैं कि हर समाज में एक तबका होगा, एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा जो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा और कंट्रोल करेगा, और बाकी जो लोग हैं उनका इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई अधिकार नहीं होगा। और ये जो समूह है समाज का, ये जो तबका है जो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है और कंट्रोल करता है, ये बनेगा डोमिनेंट क्लास। तो हमारा पहला वर्ग जो है समाज का, वो निकल कर आता है कहाँ से? उन लोगों से जो
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और बाकी बचे जो लोग हैं जिनका इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई अधिकार नहीं है, वो है डोमिनेटेड क्लास। तो ये डोमिनेंट क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन और कंट्रोल करेंगे, ये एक पावरफुल क्लास होंगे। ओके, और बाकी बचे जो लोग हैं वो डोमिनेटेड क्लास के अंतर्गत आएंगे। मार्क्स कहते हैं कि ये जो दो क्लास हैं, इनके जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट इंटरेस्ट, और इन्हीं अपोजिट इंटरेस्ट की वजह से हमेशा इन दो क्लासेस के बीच में संघर्ष की स्थिति होगी। हमेशा ये जो दो क्लास है एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहेंगे। क्लास स्ट्रगल इसी को कहते हैं। ओके, मार्क्स कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटी हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हम किसी भी समाज के इतिहास को अगर देखें और समझें तो हमें क्या मिलेगा? वहां पर हमें दो वर्ग मिलेंगे, एक वर्ग जो डोमिनेंट है और एक वर्ग जो डोमिनेटेड है। और इतिहास क्या है उस समाज का? इतिहास कुछ नहीं, बस इन दो वर्गों के बीच की संघर्ष की कहानी है। ओके, दैट्स इट। तो यहां पर अगर हम रुक कर एक प्रश्न करते हैं कि एक समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, ये समाज जहां पर ये जो दो क्लास है, डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लास, इस समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग एक समाज का निर्माण होता है उस वक्त जब समाज के कुछ लोग समाज का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। वहीं से क्लास निकल कर आता है, पहला क्लास जो डोमिनेंट क्लास बनेगा। तो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जब कोई समाज का एक समूह आएगा, एक ग्रुप आएगा और वो कहेगा कि ये लैंड मेरा है, दिस इज माइन, तो वहीं पर एक क्लास का निर्माण होगा। ओके, और बाकियों को उस जगह से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहीं से समाज का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। तो समाज के निर्माण के पीछे जो कारण है वो क्या है? मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें मटेरियल प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, और मटेरियल प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से समाज में दो क्लास का निर्माण होता है। ओके, तो समाज की उत्पत्ति कैसे होती है? मटेरियल नीड्स की वजह से। मैंने ये बात आपको इसलिए बताया क्योंकि मार्क्स को एक मटेरियलिस्ट फिलोसोफर कहा जाता है। उनके थ्योरी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है, मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि हर चीज को मार्क्स एट द एंड मटेरियल नीड से जोड़ देते हैं, और मटेरियल नीड, प्रोडक्शन, ये सारे इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं। तो मार्क्स को इसलिए इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, समाज का जो उत्पत्ति है वो हो रहा है कहां से? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप से। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इसे कोई ग्रुप ओन नहीं करे, दैट मीन्स कि कोई खास समूह इसे ओन नहीं करे, बल्कि सब मिलकर, समाज में जितने लोग रह रहे हैं सब मिलकर इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करे और कंट्रोल करे, तब क्या स्थिति होगी? ये स्थिति थी समाज में। ओके, और ये जो सोसाइटी होगी जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सब मिलकर ओन करेंगे, कलेक्टिवली ओन करेंगे, इसी सोसाइटी को हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ओके, तो एकदम शुरुआत की जो अवस्था थी, मार्क्स कहते हैं एकदम शुरुआत की, जब मानव समाज की जस्ट उत्पत्ति हुई थी, जस्ट विकास होना शुरू हुआ था, एकदम शुरुआत की जो अवस्था थी वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवस्था थी। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवस्था एकदम शुरुआत की अवस्था थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी में कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनका है। ओके, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद आता है स्लेव सोसाइटी, और स्लेव सोसाइटी का निर्माण ही होता कहां से है? जब समाज का एक समूह समाज का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर ओनरशिप एस्टैब्लिश कर ले। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थी उसे कलेक्टिवली ओन किया गया था, लेकिन जैसे ही समाज का एक समूह
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है, तो वहाँ से क्लास स्ट्रगल शुरू होता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लास स्ट्रगल नहीं थी। ओके, तो सबसे पहले जो सोसाइटी बनता है वो है स्लेव सोसाइटी, और यहाँ पर दो क्लासेस थी, मास्टर और स्लेव, और इन दोनों के बीच में स्ट्रगल था। ओके, इनके बीच स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एक और सोसाइटी बनी, फ्यूडल सोसाइटी। यहाँ पर दो क्लास थे, लॉर्ड एंड सर्फ। लॉर्ड डोमिनेंट क्लास, सर्फ डोमिनेटेड क्लास। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है? लॉर्ड्स। और डोमिनेटेड क्लास कौन है? सर्फ, वर्कर। ओके, फ्यूडल सोसाइटी के बाद आज का जो प्रेजेंट सोसाइटी है, मार्क्स कहते हैं वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिज्म। और यहाँ पर जो दो डिफरेंट क्लासेस हैं वो है कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर क्लास। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। स्लेव सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी एक तरफ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी दूसरे तरफ। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्लेव सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो क्या था? लैंड, जमीन। ओके, और जिनका भी इन जमीन पर आधिपत्य था, कंट्रोल था, वो थे डोमिनेंट क्लास जैसे मास्टर और लॉर्ड, और जिनका कंट्रोल नहीं था वो थे डोमिनेटेड क्लास जैसे स्लेव और सर्व। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज। ओके, और जिनके कंट्रोल में ये फैक्ट्री है वो है कैपिटलिस्ट क्लास। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लैंड प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, यहां पर प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्ट्रीज। ओके, और जिनके कंट्रोल में ये फैक्ट्रीज हैं वो है कैपिटलिस्ट क्लास, और जिनके कंट्रोल में नहीं है, जो इन फैक्ट्रीज में सिर्फ काम करते हैं, वो है वर्कर क्लास। ओके, तो मार्क्स को पता था कि कैपिटलिज्म के बाद एक और स्टेज आएगा हिस्ट्री का। ओके, एक और स्टेज आएगा हिस्ट्री का जो होगा फ्यूचर। और ये फ्यूचर क्या होगा? मार्क्स के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर होगा कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में जो दो क्लासेस हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास, इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, क्लास स्ट्रगल होगा, और इस क्लास स्ट्रगल का नतीजा क्या होगा? कम्युनिज्म। ओके, और कम्युनिज्म जो है वो कैसी सोसाइटी होगी? वो एक क्लासलेस सोसाइटी होगी। कम्युनिज्म में कोई क्लास नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, और हमारे इतिहास का गोल यही है। क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है तो यहाँ पर कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगा। दैट मीन्स कि कम्युनिज्म के बाद कोई दूसरा स्टेज नहीं है। ओके, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास। दोनों के बीच संघर्ष है, संघर्ष होगा, और इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा? एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसी होगी? जो क्लासलेस हो। ओके, यहाँ पर हम एक बार और पीछे जाते हैं और देखते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म को, क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी एक सोसाइटी थी, स्लेव सोसाइटी से पहले वाली सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जो कि क्लासलेस थी। अब यहाँ पर बात है कि ये जो फ्यूचर में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी और जो पास्ट में कम्युनिस्ट सोसाइटी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? क्या मार्क्स हमें ये कहना चाहते हैं कि हम वापस पीछे चले जाएं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के स्टेज में? बिल्कुल नहीं। ये जो फ्यूचर में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी और जो पास्ट में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, इनके बीच में बहुत डिफरेंस है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप कैसा है? ये गैप है टेक्नोलॉजी का और लिविंग स्टैंडर्ड का। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्ट और फिर कम्युनिस्ट, समाज के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होती चली गई, और जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का वो भी बढ़ता चला गया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो कि एक हंटर गैदरर सोसाइटी थी, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, हम फिर भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो फ्यूचर में बनेगी, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। ओके, और हमारे पास, लोगों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो नेचर के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म और कम्युनिज्म के बीच
में हम अगर चुनना हो तो मार्क्स किसे चुनते हैं? मार्क्स फ्यूचर में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी उसे चुनते हैं। मार्क्स हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वापस से पीछे जाना है प्रिमिटिव कम्युनिज्म के स्टेज में। दोनों के बीच सिमिलैरिटी है, दोनों क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी फ्यूचर में बनेगी वो बेटर है, वो फार बेटर है इस प्रिमिटिव कम्युनिज्म की सोसाइटी से। ओके, लेकिन ये जो नई जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है जो फ्यूचर में बनेगी, ये बनेगी कैसे? ये तब बनेगी जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हम अबॉलिश कर पाएंगे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जब खत्म होगी तभी हम हिस्ट्री के एक दूसरे स्टेज में, अपने फोर्थ स्टेज ऑफ हिस्ट्री में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो अब प्रश्न है कि ये जो कैपिटलिज्म है ये खत्म कैसे होगा? मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगी। कैपिटलिज्म के डिस्ट्रक्शन का जो सीड है, जो बीज है, वो कैपिटलिज्म के भीतर ही मौजूद है, मार्क्स ये कहते हैं। ओके, और दो रीजंस होंगे कैपिटलिज्म के डिस्ट्रक्शन के पीछे। दो रीजन होंगे, पहला है एलियनेशन और दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एलियनेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो अब हम एक एक करके इन दोनों रीजंस को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले एलियनेशन। एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ह्यूमन बीइंग में यूनिक क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, चीजों का उत्पादन करना, अपने मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीजों को प्रोड्यूस करना, ये हम में यूनिक है। और मार्क्स कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स अपने हाथों से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो हमारे ही सेल्फ का एक एक्सटेंशन होता है। दैट मीन्स कि हमारा ही एक प्रतिबिंब होता है, एक्सटेंशन होता है। हम एक फुलफिलमेंट की फीलिंग को एहसास कर सकते हैं जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं। मार्क्स कहते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। देखिए, ये फिलोसॉफिकल बात है। मार्क्स कहते हैं कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना ये हमारी यूनिक एबिलिटी है, हमारी यूनिक एबिलिटी है। और जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अपने यूनिक एबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स कि जिस प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किया वो हमारे ही सेल्फ का एक एक्सटेंशन है, एक तरीका है। चीज़ों को बनाना अपने आप को ही एक्सप्रेस करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर को ले लीजिए। जब एक पेंटर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है तो उसके मन में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, उसका एक लगाव हो जाता है उस पेंटिंग के साथ। पेंटिंग बनाना उसके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। वो पेंटिंग उस पेंटर की एक एक्सटेंशन है, वो अपने आप को उस पेंटिंग से कनेक्ट करके देख पाता है। तो इसी तरह हर ह्यूमन बीइंग की जो यूनिक एबिलिटी है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, जब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो अपने आप को उस चीज़ में देख पाता है। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। ये ह्यूमन बीइंग की यूनिक एबिलिटी है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म के अंतर्गत, लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने लगते हैं तो हमारी ये जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, चीज़ों को प्रोड्यूस करने की हमारी ये जो एबिलिटी है, ये एक कमोडिटी बन जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हम ओन नहीं कर रहे हैं, वो कोई और ओन कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ हमारा श्रम है, हमारा मेहनत है, हमारा लेबर पावर है। ओके, और हमें अपने इस लेबर पावर को कैपिटलिस्ट के हाथों बेचना होता है। किस लिए? वेज के लिए, सैलरी के लिए। हम फ्री नहीं है, मार्क्स कहते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, ये जो एबिलिटी है, ये कैपिटलिज्म के अंतर्गत एक कमोडिटी बन जाती है। ये सिर्फ एक लेबर पावर बन जाता है और हमें अपने इस लेबर पावर को सेल करना होता है एक कैपिटलिस्ट को, वेज के लिए। ओके, क्लियर? एक और बात,
मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म के अंतर्गत हम जिन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, हम जिन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ का एक्सटेंशन नहीं होता। वो जो वस्तुएं हम बना रहे हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेंटिंग बनाने अच्छी लगती है। पेंटिंग मेरा शौक है। मैं जब पेंटिंग बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ओके। लेकिन कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो मेरी एबिलिटी है पेंटिंग बनाने की, और सपोज कि पेंटिंग बनाने के लिए जो मीन्स चाहिए मुझे, वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे किसी के अंतर्गत काम करना होगा, ओके। दैट मीन्स कि ये जो मीन्स है पेंटिंग बनाने के लिए, जो मीन्स है वो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। कोई मेरे से भी एक बड़ा पेंटर है, उसके पास है वो सारे मीन्स, ओके, वो ओन करता है, तो वो मुझे एम्प्लॉयमेंट देता है, ओके। अब वो मुझे जो कहेगा बनाने के लिए, मुझे वही बनाना होगा। मुझे कुछ और बनाना, मुझे सिनेरी बनाने का मन कर रहा है मगर मैं वो बना नहीं सकता। मुझे क्या बनाना होगा? जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहेगा मुझे वो बनाना होगा। तो अब मैं जो चीज़ को बना रहा हूँ वो मेरे सेल्फ का एक्सटेंशन नहीं है, ओके। वो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ओके। सो द प्रोडक्ट दैट आई मेक अंडर कैपिटलिज्म इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ माई ओन सेल्फ। इट इज़ नॉट अ वे इन विच आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। मुझे उन प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ रहा है जो मेरा एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है, जो कैपिटलिस्ट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं ओन नहीं करता। दैट मीन्स कि अब मैं जिन प्रोडक्ट्स को बना रहा हूँ मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, ओके। जैसे कि मैंने अब जो पेंटिंग बनाया, मैं उस पेंटिंग को बनाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कह रहा है बनाने के लिए। तो अब मेरे और उस पेंटिंग के बीच में जो पहले कनेक्शन हुआ करता था वो अभी प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को ही कहते हैं एलियनेशन। तो मैं और मेरा जो प्रोडक्ट है वो अलग हो गया, एलियनेट हो गया, ओके। सो वर्कर जो है कैपिटलिज्म के अंदर वो अपने प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटी से एलियनेट हो जाते हैं। अब वर्कर जो है, जो इंडिविजुअल है, पहले क्या था कि पूरा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, हम पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एंजॉय करते थे, ओके। लेकिन अब नहीं, अब हम मैकेनिकल हो गए हैं। अब हम वही कर रहे हैं जो हमें करने को कहा जा रहा है। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस से हम एलियनेट हो गए, अपने प्रोडक्ट से हम एलियनेट हो गए। तो हमारी जो डिस्टिंक्ट पोटेंशियल थी कि ऐसी चीज़ों को बनाना जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपना एक्सटेंशन बना पाएँ, तो ये जो डिस्टिंक्ट पोटेंशियल थी ये भी खत्म हो गई और हम एक दूसरे से भी एलियनेट होते चले गए। तो कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो हमारा जो यूनिक नेचर है, जो मनुष्य का जो यूनिक नेचर है, मनुष्य अपने नेचर के अगेंस्ट काम करने लगता है। एलियनेशन की जो बात है इसका मतलब यही है कि हम अपने नेचर के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फोर्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते। हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते जिन्हें हम बनाना चाहते हैं, बल्कि हमें उन प्रोडक्ट्स को बनाने को कहा जाता है जो सिर्फ हमारे कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर जो है वो डिमांड करते हैं। तो इस तरह हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाने लगते हैं। ये एक फिलोसफिकल वर्जन है कार्ल मार्क्स का, ओके, जो एक त्रुटि है, जो एक कमी है, ओके। कैपिटलिज्म के अंतर्गत एलियनेशन का भाव, लोग धीरे 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 एलियनेट होते चले जाते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने वर्क से, अपने पोटेंशियल से और धीरे धीरे एक दूसरे से, ओके। दिस इज एलियनेशन। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, उसे अब हम समझते हैं। फिर से कैपिटलिज्म के अंतर्गत, अंडर कैपिटलिज्म, जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए होता है। दैट मीन्स कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसे मैं खुद अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहा, या जो मेरा कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर है वो मुझसे जो प्रोडक्ट बनवा रहा है वो खुद अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहा। हम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं? उन्हें बेचने के लिए बना रहे हैं, उनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना रहे हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी से पहले की अगर आप बात करें, स्थिति को देखें, तो वहां पर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स का निर्माण करते थे जिनसे
जिन्हें हम कंज्यूम करना चाहते हैं। ओके, मेरे घर में 2 जूतों की ज़रूरत है तो मैं किसी तरह से 2 जूते बनाऊंगा क्योंकि मुझे कंज्यूम करना है। लेकिन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के अंदर मैं हज़ारों लाखों जूते बना रहा हूँ, क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कंज्यूम करना है, बट इसलिए क्योंकि मुझे इसे सेल करके प्रॉफिट अर्न करनी है। ओके, अब दूसरा बात यहाँ पे, प्रोडक्शन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक, हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रॉ मटेरियल, टूल, मशीन, फैक्ट्रीज, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है वेरिएबल कैपिटल। ओके, वेरिएबल कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, देखिए मार्क्स यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, रॉ मटेरियल है हमारे पास, टूल्स है, मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, लेकिन ये रॉ मटेरियल खुद ब खुद तो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी। मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज ये खुद ब खुद तो नहीं चलेंगी। इन्हें चलाने के लिए कौन चाहिए? ह्यूमन बीइंग चाहिए, लेबर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक रॉ मटेरियल है, लकड़ी का टुकड़ा। अभी इस लकड़ी के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ओके, लेकिन एक कारपेंटर आएगा, अपने टूल्स के साथ एक कारपेंटर आएगा, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो मेहनत करेगा, अपना लेबर इन्वेस्ट करेगा इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, और फिर इसे एक चेयर का रूप दे देगा। तो अब जो चेयर बनकर तैयार हो गया, उस कारपेंटर के लेबर की वजह से अब उस चेयर की वैल्यू होगी। पहले जब वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसकी वैल्यू लगभग कुछ नहीं थी, बस वो जलाने के काम आ सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब उस कारपेंटर ने अपना लेबर इन्वेस्ट किया उस लकड़ी के टुकड़े में, तो उस लकड़ी के टुकड़े की वो चेयर बन गया, और फिर उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू आ गया। तो मार्क्स कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू लेबर के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो कोई प्रोडक्ट का अगर वैल्यू है तो वो लेबर, जो श्रमिक है, जो वर्कर है, उसके मेहनत, परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू कौन ऐड करता है? लेबर अपने वर्क के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, और उस प्रोडक्ट को उसके वैल्यू के लिए ही खरीदा और बेचा जाता है। ओके, क्लियर? देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, लेबर जो वर्कर है उसके पास है लेबर पावर, वो लेबर पावर को इन्वेस्ट करके किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट में वो वैल्यू ऐड कर सकता है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि एक वर्कर को कितना काम करने की जरूरत है, उसे कितना मेहनत करने की जरूरत है। हाउ मच लेबर अ वर्कर नीड टू डू। ओके, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैं एक रिक्शा पुलर हूं। ओके, मैं क्या हूं? एक रिक्शा पुलर। जो मेरा रिक्शा है वो मेरा खुद का है, उसका ओनर मैं हूं। ओके, मेरे पास एक रिक्शा है, उसका ओनर मैं हूं। ओके, मैं एक रिक्शा पुलर हूं। अभी मुझे दिन भर रिक्शा चलानी है, तो मुझे कितने देर तक रिक्शा चलाने की जरूरत है, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो इसी बात पर निर्भर करता है कि मैं इतने देर रिक्शा चला लूं जिसमें मैं इतना अर्न कर लूं कि मैं 3 वक्त का खाना खा सकूं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 3 वक्त का अगर मैं खाना खाऊंगा तभी मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगा, और दूसरे दिन फिर से मैं रिक्शा लेकर निकल सकता हूं। तो मेरा टारगेट क्या होगा? इतना अर्न करना कि मैं 3 वक्त का खाना खा लूं, जो मेरे लिए सफिशिएंट है मेरे सर्वाइवल के लिए। ओके, और मान लीजिए कि मैं सुबह 4 घंटा, यानी कि सुबह 4 दिन में 4 घंटा मैं रिक्शा चलाकर 100 रुपए अर्न कर लेता हूं, और इन 100 रुपए में मैं 3 टाइम का खाना खा लेता हूं। अभी रिक्शा किसका है? मेरा है। ओके, इसका ओनर कौन है? मैं हूं, और कोई नहीं। लेकिन मान लीजिए ये रिक्शा मेरा नहीं है, ये रिक्शा मेरा नहीं है, ये रिक्शा किसी और का है, और मैं बस एक एम्प्लॉयर हूं उसका। ओके, मैं क्या हूं? मैं जो रिक्शा का रियल ओनर है उसे मैं कैपिटलिस्ट कहता हूं, उस कैपिटलिस्ट का मैं एम्प्लॉयर हूं, सॉरी एम्प्लॉय हूं, उस कैपिटलिस्ट का मैं एम्प्लॉय हूं। ओके, उसने मुझे रिक्शा दिया है चलाने के लिए। तो मुझे पता है कि मैं 4 घंटे रिक्शा को चलाता हूं तो मैं 100 रुपए अर्न कर लेता हूं, और 100 रुपए मेरे लिए इनफ है।
अपने सब्सिस्टेंस के लिए। लेकिन मेरा जो एम्प्लॉयर है, जो कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर है, जो रिक्शा का असली मालिक है, वो मुझे कहता है कि 4 घंटे के बाद कि मुझे इस रिक्शा को 4 घंटे और चलाने हैं। 4 घंटे में मैंने अपने सब्सिस्टेंस के लिए इनफ अर्न कर लिया, 100 रुपए, इसमें मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर है वो मुझे कहता है कि मुझे 4 घंटे और रिक्शा चलाने हैं, और इन 4 घंटे में मैंने जो अर्न किया एक्स्ट्रा 100 रुपीज़, ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ होगा इस पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ ही देगा। जो रिक्शा का रियल एम्प्लॉयर है, सॉरी रियल ओनर है, वो मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ ही देगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ की ही ज़रूरत है, क्योंकि इस 100 रुपीज़ में मैं 3 टाइम का खाना खा सकता हूँ और दूसरे दिन फिर से रिक्शा चलाने के लिए पहुँच सकता हूँ। तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ देगा। दैट मीन्स पहले 4 घंटे के लेबर का ही वो वैल्यू मुझे देगा, लेकिन नेक्स्ट 4 घंटे में जो मैंने एडिशनल वैल्यू क्रिएट की, जो सरप्लस वैल्यू मैंने क्रिएट की, वो सरप्लस वैल्यू को कौन ले जाएगा? रिक्शा का ओनर ले जाएगा, जो कैपिटलिस्ट है वो ले जाएगा। और यही सरप्लस वैल्यू उस कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट का सोर्स है। ओके, तो वैल्यू कौन क्रिएट कर रहा है? जो कैपिटलिस्ट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है कैपिटलिस्ट के पास? ये प्रॉफिट आ रहा है, जो सरप्लस वैल्यू वर्कर क्रिएट कर रहा है वहीं से आ रहा है ये प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का। ओके, तो इसलिए मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट का जो वेल्थ है दैट इज स्टोलन फ्रॉम द वर्कर, वो वर्कर से चुराया हुआ वेल्थ है, ये मार्क्स कहते हैं। क्लियर? अब जो कैपिटलिस्ट है, जैसे कि मेरे केस में जो रिक्शा का जो ओनर है, वो क्या चाहेगा? वो अपने प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करना चाहेगा। तो वो अपने प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करना चाहेगा, और इस प्रॉफिट को वो इंक्रीज कैसे करेगा? 2 रास्ते हैं। पहला, वो मेरे वर्किंग आवर को बढ़ा दे, 8 घंटा की जगह वो मुझे 10 घंटे के लिए रिक्शा चलाने को कहे। और दूसरा, वो मेरा जो वेज मुझे वो पर डे के बेसिस पे दे रहा है वो उसे भी घटा दे। 2 तरीके का वो इस्तेमाल करेगा, वर्किंग आवर बढ़ा के और वेज को घटा के। हर कैपिटलिस्ट इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट का एम कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और जब एक कैपिटलिस्ट इन 2 तरीकों का बहुत अधिक प्रयोग करता है और प्रयोग करता ही रहता है, तो वो सिचुएशन होती है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। तो यदि मेरा एम्प्लॉयर, मेरे रिक्शा का जो ओरिजिनल ओनर है, जो कैपिटलिस्ट है, वो मेरे वर्किंग आवर को बढ़ा दे, मेरे वेज को घटा दे, तो मैं कहूँगा कि मेरा आर्थिक शोषण हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओके, तो कैपिटलिज्म के अंतर्गत ये 2 बातें होंगी। एक तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन, आप उन काम को करोगे जिन्हें आप करना नहीं चाहते। आप जो प्रोडक्ट को बनाओगे उस प्रोडक्ट से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। ओके, और दूसरा जो रीजन है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यही 2 जो सीड है जो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कैपिटलिज्म के भीतर मौजूद है, एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कहां से आया? सरप्लस वैल्यू से। तो मार्क्स कहते हैं कि ये 2 चीजें जो हैं कैपिटलिज्म के भीतर मौजूद हैं, एलियनेशन और एक्सप्लॉयटेशन, यही उस स्टेज को तैयार करेंगे जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा। दे विल सेट द स्टेज फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, एलियनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत, जो ट्रिगर है, ट्रिगर का काम कौन करेगा? एक इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, और जैसे ही कोई एक आर्थिक मंदी आती है एक कैपिटलिस्ट समाज में, पूंजीवादी समाज में, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का जो सीक्वेंस है, जो चेन है, वो धीरे धीरे निकल पड़ेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कैपिटलिज्म खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है और किस तरह से समाज में कैपिटलिज्म को हटाकर कम्युनिज्म की स्थापना होती है। आइए देखते हैं। तो पहला स्टेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ट्रिगर का काम करेगा वो होगा एक इकोनॉमिक क्राइसिस।
इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी की पहचान है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है कि अगर एक ग्रोथ का पीरियड है, चल रहा है समाज में, सोसाइटी में अगर एक ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, बहुत ही हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, तो हाई ग्रोथ के बाद एक रिसेशन और डिप्रेशन का पीरियड आना लाजमी है। ये आएगा ही आएगा। इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। ग्रोथ डिप्रेशन, ग्रोथ डिप्रेशन, ग्रोथ डिप्रेशन, ये होगा ही होगा। ओके। और मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी मैच्योर होती जाएगी, दैट मीन्स और एडवांस्ड होती जाएगी, तो ये जो बिजनेस साइकिल है, ये ग्रोथ और रिसेशन का ये जो साइकिल है, इनका आना भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा और सिवियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि बहुत हाई ग्रोथ होगा कभी, तो जो रिसेशन होगा, जो डिप्रेशन होगा, वो बहुत ही लो होगा। तो जो हाई होगा वो टू हाई होगा और जो लो होगा वो टू लो होगा। ठीक है। तो एक ऐसा ही इकोनॉमिक डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ट्रिगर करेगा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को। तो मान लीजिए एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इमेजिनरी, और वहाँ पे एक बहुत ही भयानक आर्थिक मंदी आती है, बहुत ही भयानक आर्थिक मंदी आती है। तो आर्थिक मंदी आने से क्या होगा, जो रिसेशन है उसके आने से क्या होगा? आर्थिक मंदी का मतलब है कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। पीपल विल लूज देयर जॉब। ओके। इमिजरेशन ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का मतलब है वर्किंग क्लास। प्रोलिटेरिएट का लिटरल मीनिंग होता है विदाउट प्रॉपर्टी। ओके। तो इमिजरेशन ऑफ प्रोलिटेरिएट। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद जो सबसे वर्स्ट हिट, सबसे एडवर्सली अफेक्टेड सेक्शन कौन होगा समाज का? वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लोग धीरे धीरे अपना जॉब खोते जाएंगे और दे विल बी फोर्स टू लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग गरीबी में रहना शुरू करेंगे। स्टार्विंग, बेगिंग, स्टीलिंग, ऑल इलीगल एक्टिविटी वो करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो वर्किंग क्लास है एट द सेम टाइम वो क्या देखेगा? एक कॉन्ट्रडिक्शन देखेगा। वो देखेगा कि हम लोग इतनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, पॉवर्टी में रह रहे हैं, हमें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो तो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। ओके। यहाँ पर उन्हें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आने लगेगा। जो वर्किंग क्लास है, यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देना उन्हें शुरू होगा। ओके। नेक्स्ट स्टेज होगा रेवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस। लोगों के मन में अब ये बात आने लगेगी कि नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। लोग रियलाइज करने लगेंगे कि प्रॉब्लम सिर्फ उनमें नहीं है। वो समझने लगेंगे कि प्रॉब्लम पूरी सिस्टम में है। ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में है, इसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसा क्यों लगेगा, खासकर वर्किंग क्लास को? क्योंकि वो सोचेंगे कि हम जॉब करना चाहते हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रहा। हम वर्क करना चाहते हैं, अपने सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो पूंजीपति वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, ये तो कोई काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमसे अच्छा जीवन कैसे जी रहे हैं? तो इस स्टेज में वर्कर अपने मिजरी, अपने स्थिति को देखकर क्रिटिकली सोचना शुरू करेंगे और यहीं पर मार्क्स के थ्योरी की एंट्री होगी। जब लोग को समझ में नहीं आएगा, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन को देखकर, कैपिटलिस्ट और अपने आप के बीच इस डिफरेंस को देखकर जब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए मार्क्स की थ्योरी काम आएगी। मार्क्स कहते हैं कि मेरी थ्योरी तब जाकर लोगों को समझाएगी, लोगों को बताएगी, लोगों को एक्सप्लेन करेगी कि उनका ये सिचुएशन कैसे हुआ। मार्क्स की थ्योरी उन्हें बताएगी, पूरा हिस्ट्री उन्हें समझाएगी, स्लेव सोसाइटी से लेकर फ्यूडल सोसाइटी तक जो चेंज आया है, क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सरप्लस वैल्यू, ये सब कुछ वर्किंग क्लास को मार्क्स की थ्योरी समझाएगी। मार्क्स की थ्योरी बताएगी वर्किंग क्लास को कि आप लोगों का ये जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसे आया। लेकिन मार्क्स की थ्योरी वर्किंग क्लास को सिर्फ उनके प्रेजेंट कंडीशन को ही नहीं समझाएगी, बल्कि उन्हें एक सॉल्यूशन भी देगी। उन्हें बताएगी कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा, लोगों को अब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। लोग समझ गए कि प्रॉब्लम जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में है, और लोगों का जो इकोनॉमिक
कंडीशन जो धीरे धीरे बद से बदतर होता चला जा रहा है, ये लोगों के बीच एक फीलिंग लाएगा, रिवोल्यूशनरी थिंकिंग लाएगा। धीरे धीरे लोग रिवोल्ट करना शुरू करेंगे। ये जो वर्किंग क्लास है, शुरुआत होगी छोटे छोटे स्ट्राइक्स से, डिमॉन्स्ट्रेशन से, राइट्स से, लेकिन धीरे धीरे ये सारे जो मूवमेंट हैं ये मिलिटेंट बनते जाएंगे और ऑर्गेनाइज्ड बनते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास जो है, जो पावर है, उसे वो कैप्चर कर लेगा। कैपिटलिस्ट के हाथों से ये पावर ले लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो रेवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस आने के बाद प्रोलेटेरिएट, दैट मीन्स कि वर्किंग क्लास जो है वो स्टेट के पावर को कैप्चर कर लेगा। ओके, कैप्चर कर लेने के बाद जो कंडीशन आएगी उसे मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहते हैं, क्योंकि अब जो स्टेट, सत्ता है, जो शक्ति है, वो प्रोलेटेरिएट के हाथ में है, वर्किंग क्लास के हाथ में है, और वर्किंग क्लास अपने इस पावर को एक डिक्टेटर की तरह यूज करेगी। डिक्टेटर की तरह यूज करेगी किस लिए? सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट क्या है? जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन्हें जल्द से जल्द एबॉलिश कर दिया जाए, यही उनका इंटरेस्ट है। ओके, तो जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाएगा। उसके बाद वर्किंग क्लास इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग था, जिसे अभी अभी सत्ता से हटाया गया है, ये कोई काउंटर रेवोल्यूशन ना कर दे और वापस फिर से सत्ता अपने हाथ में ना ले रहे। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये जो वर्किंग क्लास है, ये सत्ता को अपने हाथों में रखेंगे और एक डिक्टेटर की तरह यूज करेंगे। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये जो फेज है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का, ये एक टेम्पररी फेज होगा, और ये फेज तब तक होगा जब तक सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश नहीं कर दिया गया हो, जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं उन्हें वर्कर नहीं बना दिया गया हो, और थोड़ा सा भी अब मतलब कि कोई अब गुंजाइश नहीं है कि फिर से ये जो वर्किंग कैपिटलिस्ट क्लास है कोई रेवोल्यूशन कर सकते हैं, तब तक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट बना रहेगा। लेकिन ये टेम्पररी फेस होगा। लेकिन जैसे ही समाज में जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन्हें एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, जैसे ही सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया है, कैपिटलिस्ट वर्ग जो है अब वो पूरी तरह से उनके प्रॉपर्टी को ले लिया गया है, तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का जो फेज है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। स्टेट पावर जो है वो धीरे धीरे डिसअपीयर करने लगेगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट धीरे धीरे एबॉलिश कर दिया जाएगा। गवर्नेंस को धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये भी एक ट्रांजिशनल फेज है, विदरिंग अवे ऑफ स्टेट। स्टेट जो है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, खत्म होने लगेगा, क्योंकि अब स्टेट की जरूरत नहीं है। स्टेट की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मार्क्स क्या कहते हैं? स्टेट को डिफाइन करते हुए मार्क्स कहते हैं कि स्टेट, गवर्नमेंट is a tool in the hand of capitalist to exploit the working class। गवर्नमेंट, स्टेट, राज्य सरकार क्या है? ये एक माध्यम है जो कैपिटलिस्ट वर्ग यूज करते हैं किन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए? वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्योंकि अब कोई क्लास है ही नहीं, अब कोई क्लास है ही नहीं, तो स्टेट की अब जरूरत ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की सारी ज़रूरतें ख़त्म होगी, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अभी होगा। दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, जैसे कि रोड बनाना, ठीक है, पानी पहुंचाना, बिजली वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अब इसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट एक्चुअली में था क्या? मार्क्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक टूल था कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में, जिसके माध्यम से कैपिटलिस्ट क्लास जो है वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते थे। अब क्योंकि यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, इस स्टेज के बाद, इस फेज के बाद कम्युनिज्म की स्थापना होगी समाज में। कम्युनिज्म, एक ट्रूली क्लासलेस सोसाइटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। दैट मीन्स कि अब कोई क्लास नहीं है समाज में। क्लास नहीं है, दैट मीन्स कि कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है। दैट मीन्स कि मार्क्स कहते हैं कि इतिहास का ये अंतिम फेज होगा। अभी कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है। दैट मीन्स कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। इतिहास का ये गोल है। इतिहास अपने गोल तक पहुंच गया।
ओके, अब एंड ऑफ हिस्ट्री इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इवेंट नहीं होंगे सोसाइटी में, कोई घटनाएं नहीं होंगी, इवेंट्स होंगे, घटनाएं होंगी, लेकिन लेकिन अब लोग जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी से भी किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेस्ट हो सकता था वो उन्हें मिल चुका है। अभी कोई स्ट्रगल नहीं होगा लोगों के बीच में कि बेस्ट क्या है, इस बात को लेकर कोई स्ट्रगल नहीं होगा। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक स्ट्रगल हुआ, क्योंकि लोगों को पता था कि कैपिटलिज्म के बाद की जो अवस्था है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से भी अच्छी अवस्था है। लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे लोगों को पता हुआ कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो इवेंट्स होंगे, लेकिन इस बात को लेकर स्ट्रगल नहीं होगा कि हम एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगा। ठीक है, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वहाँ पर कोई स्टेट नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, और यहाँ पर लोग जो है वो ट्रूली फ्री हो सकेंगे। और यहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट रूल जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी में वो क्या होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब हर किसी को उतना ही काम करना है जितना वो कर सकता है। ओके, जितना वो करने में सक्षम है, बस उतना ही काम हर किसी को करना है, लेकिन हर किसी को उतना ही चीज मिलेगा जिसकी उसे ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत से अधिक नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि मुझे जितनी जितनी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जितने गुड्स की आवश्यकता है, मटेरियल नीड्स, जितनी भी मटेरियल नेसेसिटी मुझे है, मुझे उतनी ही मिलेगी, उससे अधिक नहीं मिलेगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे कौन कंट्रोल करेगा, इसे सोसाइटी मिलकर कलेक्टिवली कंट्रोल करेगा। ओके, तो ऐसा होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब बहुत ही खूबसूरती से मार्क्स जो है इस कम्युनिस्ट सोसाइटी को अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए उनके इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इन कम्युनिस्ट सोसाइटी वेयर nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished any branch he wishes. Society regulates the general production of and thus makes it possible for me to do one thing and another tomorrow. That means मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जो करना चाहता है वो उसे कर सकता है, वो ट्रूली फ्री होगा। जो जनरल प्रोडक्शन है उसे सोसाइटी रेगुलेट करेगी, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल कैन हंट इन द मॉर्निंग, फिश इन द आफ्टरनून, rear cattle in the evening, criticize after dinner just as I please without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critique. That means कि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकता हूँ बिना किसी चीज़ में स्पेशलाइज किए। जैसे मार्क्स कहते हैं कि आफ्टरनून में मैं फिशिंग कर सकता हूँ, इवनिंग में मैं कैटल को रियर कर सकता हूँ, डिनर करने के बाद मैं जो पॉलिसीज़ हैं या कुछ भी है उसे मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, हर कुछ कर सकता हूँ बिना एक हंटर, फिशरमैन, शेफर्ड या क्रिटिक बने। तो ये एक खूबी है कम्युनिस्ट सोसाइटी की मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये पूरी की पूरी कल्पना है कार्ल मार्क्स की, ये पूरा का पूरा उनका फिलॉसफी है जो कम्युनिज्म के एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंड करता है। मार्क्स का ये सपना है। मार्क्स ने हमें बताया कि किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, उसके बाद जो वर्किंग क्लास है उनका इमिजरेशन होगा। दैट मीन्स वो उनका जो कंडीशन है डिटोरिएट करता जाएगा, बुरा से बुरा होता जाएगा, फिर उनके भीतर रेवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस आएगा, फिर वो स्टेट के पावर को कैप्चर करेंगे, फिर कुछ दिनों के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा, फिर धीरे धीरे स्टेट जो है वो उसका जो इन्फ्लुएंस है स्टेट धीरे धीरे अपने आप को खुद डिसॉल्व करना शुरू करेगा, और फाइनली एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट होगी जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। ठीक है, तो ये था कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी। उम्मीद है आपको कार्ल मार्क्स की ये फिलॉसफी समझ में आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट